देखो, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, कुछ बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, ज्यादा थ्योरी इसमें है नहीं। ठीक है, देखो चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे चीजें हम समझनी शुरू करते हैं, और आर्यन जी ध्यान से समझना, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन वही जो अभी तक हमने ईएम वेव्स पढ़ी, एक तरीके से लाइट रेडिएट होती है तो उसको हम रेडिएशन बोल रहे हैं। मैटर क्या होता है? मैटर जो भी हमारे तो भैया एक आसपास। मिनट, हम्म। मैंने आज कॉपी खोल के देखी है, इसमें तो चैप्टर सिर्फ रे वाला हो रखा है। ये बात बीच में बतानी जरूरी थी। इसका आखिरी क्वेश्चन कौन सा है तो पता चल जाए पूरा है कि नहीं, कहती पेज छोड़ने पड़े मुझे। इसका रे का चैप्टर का ये आखिरी वाला ये क्वेश्चन टेबल वाला बस जो करवा रखा है। अब मुझे ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हो इस टाइम है, क्या कराया था मैंने, ये सब कितना बोल टाइम। रहा हूँ कि पेज छोड़ू या फिर क्या करूँ। नया चैप्टर शुरू करना, पुराना जितना हो गया उसको साइड करो, अब नया स्टार्टिंग डालो, कुछ पेज छोड़ के अगर कुछ रहता है काम तो क्वेश्चंस का। जी सर। ठीक है, और कुछ ये बात पूछ सकता था बाद में भी, और कॉमन सेंस लगा लिया कर, खुद ही दिमाग लगा लिया कर कि कुछ काम रहता है तो उतने पेज छोड़ दूं मैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर की हम बात कर रहे हैं। डुअल नेचर, अभी तक हमने खुद ही दो नेचर पढ़े हैं। एक तरीके से पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, यानी रे उसको कंसीडर कर लिया, लाइट को। फिर हमने लाइट को वेव नेचर में हमने देख लिया। अब इस चैप्टर में यही दोनों की हम बात करने वाले हैं, किसकी? रेडिएशंस की और मैटर की। देखो पहले क्या था, पहले जो था हम मान के चल रहे थे काफी समय तक कि जो लाइट है वो एक तरीके से पार्टिकल नेचर की है। लिखना नहीं है, ये भी समझने वाली चीजें हैं कि पहले कंसिडरेशन क्या थी कि लाइट को हम प्रॉपरली पूरी तरीके से पार्टिकल नेचर में मान के चल रहे थे। तो पार्टिकल नेचर किसने दिए, मतलब किसने काम किया इस पे? न्यूटन ने काम किया। ठीक है, उसके बाद जब ये वेव ऑप्टिक्स आई तो वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा नहीं नहीं, ये लाइट की बात चल रही है कि लाइट का तो वेव नेचर है, पार्टिकल ये नहीं है। आपकी आवाज गई। आवाज गई? कहाँ चली गई? मस्त आ रही है। अब आ गई। आपकी वहां की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमने देखा कि लाइट पार्टिकल नेचर है, स्टार्टिंग में ये मान रहे थे सारे साइंटिस्ट लोग, न्यूटन जी वगैरह वगैरह सब काम कर रहे थे। ठीक है, फिर यंग। लाइट दोगली है, पार्टिकल वेव दोनों है वो। हाँ, फिर यंग्स ठीक है, आए। आगे बढ़ो। फिर यंग्स आए, हाइजेंस आए, चुप रहे, सुन ले चुपचाप। फिर यंग्स आए, हाइजेंस आए, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो वेव नेचर के, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो केवल और केवल वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन किए जा रहे थे। और पहले कंसिडरेशन ये थी कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर है। तो वो क्वेश्चन मार्क आ गया था कि वेव फिनोमिना कैसे हो रहा है, जैसे डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना वो कैसे हो पा रहा है। तो वो हमने वेव नेचर जब कंसीडर किया तो वो उससे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। सिर्फ ऐसे ही इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये कंफर्म हो जाएगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है, इन दोनों को कंबाइंड करके साथ साथ चलती है वो लाइट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी, हालांकि अभी मैं बताऊंगा ये दोनों का रिलेशन इनवर्स होता है कि जब पार्टिकल नेचर हैवी होता है तो वेव नेचर कम हो जाता है, जब वेव नेचर हैवी होता है तो पार्टिकल नेचर कम हो जाता है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा अगर बेसिक देखा जाए तो यही डुअल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर है। ठीक है, यही इस केस में, इस चैप्टर में हम इसमें आगे कुछ और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन में कुछ खास है नहीं, बस यही जो मैंने बताया है कि यही चीजें हैं कि कैसे कैसे साइंटिस्ट लोगों ने आगे आके इस पे काम किया और इसके नेचर के बारे में स्टडी करी। अब एक चीज यहां पर होती है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन, पहली चीज ध्यान से समझने वाली है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन एमिशन। कोई भी मेटल सरफेस है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, कि मान लो ये मेरे पास एक मेटल इलेक्ट्रॉन सरफेस। का निकलना इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इमिशन। हाँ, मतलब सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स निकलना किसी भी मेटल सरफेस से। अच्छा, सपोज ठीक। करो जैसे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भाई दो हम्म। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप नहीं निकल सकते, इनको निकालने के लिए हमें इसमें एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी चाहिए। एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो
अब हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिशन करना है सिंपल लैंग्वेज में, तो ये अपने आप नहीं हो सकता, तो हम इसमें एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। वो एडिशनल एनर्जी के जो 3 वो मेथड होते हैं वो हमारे पास यहाँ, अब आप अपनी अपनी कॉपी खोल लो, ये तीनों चीजें आपने लिखनी है, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, उससे पहले आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लो, ये एमिशन का यहाँ पर मैं बताता हूँ, 1 मिनट। पॉजिटिव एंड पोल्स का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से, द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट of the metal surface only if it cause sufficient energy to overcome the attractive pull। ये लिखो इतना, इलेक्ट्रॉन एमिशन डाल के उसमें ये 3 लाइनें लिखो जल्दी। मैं टाइम दे रहा हूं तो प्रॉपरली इसको जल्दी जल्दी लिखते रखो, क्योंकि कई चीजें मुझे कहीं से ऐड करानी पड़ेंगी, सारी एनसीईआरटी में भी नहीं है, सारी वो नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप लाइन से जल्दी जल्दी लिखो, और जैसे ही सबका हो जाए तो मुझे बता दो कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ू। सब बता दो तीनों लोग मिलके। भैया सतीश सर के नोट्स तो यूज कर सकते हैं हम। भाई बहुत ज्यादा दे रखे हैं उनमें शायद, और वो ढंग से मेरे को स्टडी नहीं कर पाया मैं उनकी। खैर नोट्स हैं अपने पास, नोट्स की चिंता नहीं है, तो लिख ही लो। वैसे भी आप अपने आप ही लिखते हो साहिल जी, तो थोड़ा समय लगेगा पर प्रॉपरली लिख लोगे। तो जल्दी जल्दी बस हाथ चलाते रहो, समझते रहो और लिखते रहो तुरंत। लिख लिया? सर हाँ हो गया। ठीक है। हाँ हो गया साहिल जी? नहीं, या अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो, जो चीज एनसीईआरटी में है उसको मार्क कर दो कि यहाँ से ये चीज मुझे लिखनी है, उतना स्पेस छोड़ अरे दो। दोबारा नहीं खुलेगी ना यार फिर। ये बैड मिस्टेक है तेरी, एनसीईआरटी तो मेरे पास है। खैर ये भी ठीक है। जल्दी लिखो दुष्यंत जी, मार्क आप कर मार्क लो। कर दो। हाँ मैं तो मार्क कर दिया बुक में। सर मैं लिखूंगा भी। गुड। हो गया दुष्यंत? नहीं, अब इतना टाइम भी एक मत काम करो, बुक लो। में लगा लो ऐसे जो ऐसे बता रहे हो। बुक में लगा लो, जो लिखवाने का होगा वो लिख लेना, जो मार्क करने का वो बुक में मार्क कर लो। मुझे लग गया पता, तुम लोग बहुत टाइम लोगे। ठीक है रुको एक सेकंड। साहिल जी, आप भी बुक खोल लो, बाद में इसको ये लिख पार्ट लेना। 2 है पार्ट 1 है? क्या पार्ट 2 पार्ट 1? थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहो, जल्दी लिख लूंगा भाई। सेकंड बुक है। बस अभी तक पढ़ाई क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब वो निकलने के लिए आपको कुछ एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, वो एडिशनल एनर्जी किन फॉर्म्स में हो सकती है, उसके 3 मेथड है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहला मेथड है हमारे पास, उसके बाद ये मार्क करो, थर्मियोनिक एमिशन। अरे तो इलेक्ट्रॉन क्या? कैंसिल। अट्रैक्टिव पुल तक? ठीक है, अभी इसमें और भी 2-3 चीजें मार्क कराऊंगा, वो भी नोट करना है। ठीक है, अच्छा जल्दी चलो। लिखाओ, निकला है मेरे को। निकल, अभी निकल। निकलना नहीं कह रहा हूँ, लिखना है मेरे को। अच्छा लिखना है? गजब बेइज्जती है। लगा कह रहा है अभी निकलना है मुझे, मैंने कहा ठीक है। अभी इसमें देखता रहे तो साथ साथ, तो कुछ मत लिख, तू तेरी बुक में मार्क है, बाद में नोट डाउन करता रहियो। है यार, अरे चुप, टाइम मेरे पास कम है, इधर देखो। बाद में बुक नहीं खुलेगी। ये पीडीएफ ही भेज दूंगा, ढूंढता रहियो इसमें से, मतलब मार्क करी हुई पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अब देखो एक चीज जो और होती है कि कोई भी मेटल है, चलो रुको, ये वाला मैं बाद ही में समझाऊंगा, नहीं समझ पाओगे ऐसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये देखो, थर्मियोनिक एमिशन, कि by suitably heating sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal। किसी भी मेटल सरफेस को अगर आप हीट करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो बेसिकली आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? थर्मल एनर्जी। अगर किसी भी मेटल हीट एनर्जी।
हमारे पास है फील्ड एमिशन। अगर आप कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टर है उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक अलाइंड हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली जितने भी मतलब बाहर निकल जाएंगे कुछ उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, जब उनकी एनर्जी पूरी हो जाएगी। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, तो किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते थे, मूवमेंट शुरू हो जाती थी उनमें। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज इन द स्पार्क प्लग। ठीक है, ये स्पार्क प्लग पता है कौन सा प्लग है? ये जो बाइक में होता है। नहीं 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 नहीं, जो ईएम वेव में हमने जब वो हर्ट्ज वो एक्सपेरिमेंट जो मैं कह था उसमें आग क्यों नहीं के लगी? बीच में स्पार्क हो रही थी, तो ये वो वाली बात कर रही कही गई कि यहाँ पर जब स्पार्क देखा गया तो स्पार्क का मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे वो थे। हर्ट्ज में। हाँ, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में। अब ये अच्छा। दोनों काम के हैं नहीं, बस ये नॉलेज पर्पस के लिए हमने लिखना है कि ऐसे ऐसे होता है। मेन जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from metal surface, these are photo generated electrons। मतलब ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मान लो मेटल सरफेस है आपके पास, बिल्कुल ध्यान से समझना, इस मेटल सरफेस में आपके फोटॉन्स फॉल होते हैं। मैं अभी बताऊंगा फोटोन क्या होते हैं, अभी ये समझ लो फोटोन क्या है, एक तरीके का रेडिएशन है, एक तरीके की लाइट है। तो जैसे ही इसमें फोटॉन्स फॉल होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब फोटॉन्स का किसी मेटल सरफेस पे गिरना और उस मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना, ये मेरे पास कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यही इस चैप्टर का बेस है, यहां से पूरा शुरू होने वाला है। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है, नहीं समझ आई तो बताना। बाकी के ऊपर दो के अभी इस चैप्टर में काम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। ठीक। यो। अब पहले और कुछ लिखना है। तो अभी मार्क करा है, इसके बाद जो लिखना है वो मैं लिखवा रहा हूँ। अभी पहले ना ठीक हम है। कुछ फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि फोटॉन्स होता क्या है बेसिकली। भाई अभी हमने देखा कोई भी मेटल सरफेस है उस पर फोटॉन्स गिरेंगे, तो फोटॉन्स आखिर होता क्या है? तो एज सच फोटोन की कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। फोटॉन्स एक वेव पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी होती है। जैसे कि आपके लेज के पैकेट हैं, तो 10 लेज के पैकेट क्या हो गए, एग्जांपल के तौर पे 10 फोटॉन्स हो गए। तो फोटॉन्स क्या एक तरीके के एनर्जी के पैकेट्स हैं। ठीक है, जो किसी भी मेटल सरफेस पे अगर फॉल होंगे, अगर उनकी जो एनर्जी है वो सुटेबल एनर्जी से या सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उस मेटल से हमारे फोटॉन्स इजेक्ट होंगे। अभी टर्म में एक समझाऊंगा वर्क फंक्शन क्या होता है, फिलहाल इतना समझो। या अब आप हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, इतना स्पेस छोड़ने के बाद, फोटॉन्स। सर ये फोन सुनो, हाँ, ये फोटॉन्स लाइट के थ्रू आते हैं। लाइट 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 ही एक तरीके की ठीक। एनर्जी है, रेडिएशन है। ठीक है, हम्म। तो अब इसके बाद क्या लिखना है, मतलब इतना स्पेस छोड़ दो जितने में ये लाइन आ जाए। ठीक है, अपनी अनुमान लगा लो। उसके बाद जो डालना है आपने डालो हेडिंग फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स में पहली जो प्रॉपर्टी है वो डालो कि दे आर द एनर्जी पैकेट्स। फर्स्ट क्या चीज है कि दे आर एनर्जी पैकेट्स। देखो एनर्जी पैकेट्स का यहां पर सिंपल सा मतलब ये है कि इनकी जो एनर्जी है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हर एक फोटॉन्स की अपनी सेपरेट एनर्जी है, उसकी सेपरेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जैसे कि मान लो वो कंबाइंड एक लेस का पैकेट है, 10 लेस के पैकेट है, ये 10 लिखना है। डिफरेंट पैकेट्स है। ठीक है, ऐसे ही 10 डिफरेंट फोटॉन्स है तो उनकी 10 डिफरेंट एनर्जी है। तो एनर्जी पैकेट्स का मतलब है कि वो एक पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर, वो पैकेट कह रहा हूँ कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है उनकी एनर्जी लेवल। ठीक है, दे आर एनर्जी पैकेट्स। बहुत आएगा नहीं ये, पर ये समझना है हमें फोटॉन्स की होते क्या है। अब इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी दी जाती है एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ द ये फोटोन। एच का क्या मतलब है? एच का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट। नहीं पता हो तो फिर से, वैसे ये तो पता होना चाहिए, चलो कोई नहीं।
प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.63 करके है कुछ, 10⁻34 जूल सेकंड करके रहेगी। एक बार निकाल लेता हूँ मैं, जूल इसकी हो गई, मीटर ये हो गया, ये मीटर पर सेकंड, मीटर, हाँ जूल सेकंड, ठीक है। मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फिर से देख लेता हूँ एक बार, 6.6 करके होती है कुछ, लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी किसकी है ये भी लिख लो कि ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है, खाली ही मत लिखो एनर्जी ऑफ द फोटोन। -34 है ये, ठीक है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये नोट डाउन कर लो। तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? एक मिनट, ई का मतलब क्या था? ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। पहली चीज हमने लिखी कि फोटोन्स क्या है, बेसिकली एनर्जी पैकेट्स है। दूसरा हमने लिखा कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो दी जाती है वो एच न्यू, न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और h मैंने आपको बता दिया कि h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये चीज आपने ये ध्यान वैल्यू देख लिया आपने? हाँ वैल्यू कंफर्म, कंफर्म कर लिया आपने? हाँ कर ली, यही है, ठीक है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि हमारे पास की फोटोन्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब यही है, हमने अभी देखा ना कि फोटोन्स बताया कि एक तरीके की रेडिएशन लाइट होती है, वेव्स होती है, इसको एनर्जी वेव पैकेट भी लिख सकते हैं, एनर्जी पैकेट ना लिख के एनर्जी वेव पैकेट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पीड ऑफ लाइट की, उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये भी लाइट ही है, ये भी रेडिएशन है। तो इनकी जो स्पीड होती है, इस एनर्जी की भी जो स्पीड होती है इन वेव्स की, वो भी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तभी यहां पर हमने hc/λ लिया, सी क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। साहिल जी क्लियर हो रहा है मामला? ध्यान से समझ रही हो? लिखना, बदतमीजी मत कर दुष्यंत मेरे से, लिखना है इसलिए लिखवा रहा हूं, नहीं लिखना होता तो क्यों क्यों ही कहूंगा मैं, बोला जबकि मैंने बोल भी दिया कि हाँ ये लिखना है, नहीं बोला होता तो पूछ सकते थे। जल्दी लिखो इसे, अब लिखना शुरू करोगे। चौथा बताओ। लिखना है दुष्यंत को पहले। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज 0 ऑलवेज। रेस्ट मास क्या होता है इसको समझाते हैं कि कोई एनर्जी है, मान लो कोई पार्टिकल है, कोई एनर्जी है, अगर वो रेस्ट में है ना तो उसका मास यहां पर 0 है, क्योंकि फोटॉन्स रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं होंगे तो वो हमेशा मूवमेंट में ही होंगे, तो इसलिए उनका रेस्ट मास जो होता है वो हमेशा 0 कहलाया होगा। तो बस आपने ध्यान रखना कि रेस्ट ठीक। मास इज 0। अब एक टर्म होती है रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स। रिलेटिविस्टिक मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की से मूव करता है, मतलब एक तो लाइट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरी चीज भी उसी स्पीड से मूव करती है या उसी कंपेरेबल स्पीड से मूव करती है, तब जो हम डायनेमिक्स यूज करते हैं, तब जो हम फिजिक्स यूज करते हैं, उसे रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहते हैं। रिलेटिविस्टिक, तो उसमें जो नॉर्मल फॉर्मूले की जगह हम दूसरे फॉर्मूले यूज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में। तो यहां पर जो मास ऑफ फोटोन जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा जाएगा, तो इसका जो मास दिया जाता है वो दिया जाता है m0/1 - v²/c²। यहां पर m0 क्या है, m0 है हमारे पास रेस्ट मास। फोटोन के लिए तो ये 0 होता है, लेकिन इन जनरल कोई मास अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ये फॉर्मूला आपको कभी देखने को मिले तो ध्यान रखना कि ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है, रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स का है। इसमें मतलब जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट के
कंपेरेबल मूव कर रहा है, तब उस केस में जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, रुको। लिख लिया। लिख लिया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अगर मान लो कभी कभी एग्जामिनर एक आधा नंबर में ही पूछ ले, भाई ये प्रूफ करो कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑलवेज जीरो कैसे होता है, बताओ। हम तो नहीं मान रहे, तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज किया जाएगा। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखो, एक मिनट, भैया इसको प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे अभी क्या होगा? रेस्ट मास जीरो आएगा। ये आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एनसीईआरटी वाली या व्हाइट बोर्ड? वाइट। व्हाइट बोर्ड। ठीक है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये इसमें पेज नीचे कैसे होगा इसका व्हाइट बोर्ड का? अच्छा, ये नई शीट ही आती है इसमें। ठीक है, चलो, अपने पास फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर अगर हमें पता है कि ये जो v है ये c के इक्वल है, क्योंकि v c के इक्वल है, हमने देखा फॉर फोटॉन्स v फोटॉन्स v इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसमें सपोज करो 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल्ड हो जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये ऊपर इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगी, m इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो यानी ये जो केस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए क्या ये जो चीज है ये प्रूव करती है कि इट प्रूव्स दैट photons आर नेवर इन रेस्ट। देखो ये चीज तो समझने वाली है कि वो रेस्ट में हो ही नहीं सकती। बेसिकली फोटोन्स है क्या, एक तरीके की एनर्जी है। कभी सुना कि एनर्जी रेस्ट में है? तो वो वेव्स, वो जो रेडिएशंस है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। ठीक है, तो जो फोटोन्स है वो कभी रेस्ट में हो नहीं सकते, इसलिए ये जो केस है ये सही से बैठेगा नहीं यहाँ पर। तो आप इसको इस तरीके से बताओगे। अब क्योंकि फोटोन्स कभी रेस्ट में है ही नहीं, तो इसीलिए उनका जो रेस्ट मास है जिसको हम एम नोट से डिनोट करते हैं वो जीरो है, क्योंकि फोटोन्स रेस्ट में है ही नहीं। कोई पार्टिकल अगर रुका, देखो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला है क्या बताता है कि अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका जो मास है वो एम नोट है, इसको हमने कहा रेस्ट मास। जब ये मूव करना शुरू कर देगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसका जो मास हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और इसका जो रिलेटिव मास पड़ेगा वो इस फॉर्म में से पड़ेगा, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। समझ में आ रही है डिफरेंस? जब वो रेस्ट पे है तो वो एम नोट है, जब वो मूव करना शुरू करेगा तो उसका जो मास का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m इज इक्वल टू, अच्छा मूवमेंट मतलब वो वाली मूवमेंट जिसमें ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, इसकी स्पीड मतलब कंपेरेबल हो, नॉर्मल ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कंपेरेबल मतलब उसके आसपास, उस रेंज के आसपास। ये चीज क्लियर हुई? आगे बढ़े। बढ़ो। ठीक है, अब देखो फॉर फोटॉन्स, ये तो वैसे अभी हम देखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास है, अगली प्रॉपर्टी जो है 4 या 5 पॉइंट जो भी है देख लेना। वेवलेंथ जो होती है वो होती है h अपॉन p। लिख लो भी बस प्रॉपर्टी के तौर पे, आगे इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे कि वेवलेंथ इज प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, p इज मोमेंटम। ठीक है, h अपॉन mv। प्रॉपर्टी ऑफ वेव, लैम्डा क्या है? एक वेव की प्रॉपर्टी है। मोमेंटम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। भाई मोमेंटम हम किसी पार्टिकल के ही तो निकालते हैं, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, लैम्डा प्रॉपर वेवलेंथ है तो वो वेव नेचर को शो करती है, और अगर वो मोमेंटम है तो वो आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये लिख दो, लिखो ये। It proves that photon has dual nature
that is particle as well as wave. और भैया ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है, वो अभी हम आगे इसको देखेंगे, इसी चैप्टर में है। अभी फिलहाल प्रॉपर्टीज में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी आगे डिराइव होगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एक अच्छे तरीके से समझ लो। मान लो ये हर एक उसमें वैलिड है, ये इक्वेशन इन जनरल वैलिड है। हम क्या है बेसिकली, हम भी तो मैटर है। हमने क्या पढ़ा अभी चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वी ऑल आर मैटर, ठीक है। तो मैटर के अंदर हम एग्जिस्ट करते, तो यानी ये फॉर्मूला हम पे भी वैलिड होगा। अब कैसे? मान लो आर्यन जी, मान लो कि अभी आप बैठे हो, आप बैठे हो, आपका मोमेंटम क्या है इस समय? 0। 0। तो अगर आपका मोमेंटम 0 है और मेरे पास फॉर्मूला ये है h/p, तो आपकी वेवलेंथ कितनी होगी? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। यानी इस समय आप जब रेस्ट पर रहोगे तो आपका जो वेव नेचर है वो बहुत हाई है। जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आपका मोमेंटम बढ़ता जाएगा, आपका वेव नेचर कम होता जाएगा। इस समय आप रेस्ट पे हो, आपका वेव नेचर हाई है। आप एक इंसान नहीं हो, आप एक वेव हो, ऐसा आप अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। जैसे ही बाइक लेके भगाओगे, अच्छा। आप मोमेंटम आप में आ जाएगा तो आपका वेव नेचर कम हो जाएगा। और जब आपकी बाइक की स्पीड इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, उस समय वेव नेचर आपका 0 रहेगा। मोमेंटम मतलब बेसिकली पार्टिकल नेचर। जैसे ही आप रेस्ट पे हो तो आप वेव ओ नेचर, जैसे ही आप मोशन में हो आप पार्टिकल नेचर। ऐसा ये काम चल रहा है, ठीक है। तो ये इनवर्स ठीक। इनका रिलेशन है एक तरीके से। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए ध्यान रखना। लो भाई 10 मिनट का अलार्म आ गया, 10 मिनट शेष बचे इस मीटिंग में। चलो, अब इसके बाद जो हमें करना है वो है हमारे पास फोटो निकलते। इफेक्ट। तो आप लोग हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसको मैं लिखवाता हूँ वो क्या चीज है, वो समझनी है अच्छे से, ठीक है। डालो हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक ये इफेक्ट। जो भी पहला पीछे वाला पेज है वो भी उतारना है। यार तुम मेरे से गुस्से दिलाने वाले क्वेश्चन मत पूछ, ये सब उतारना है, मैं इसलिए तो लिख रहा हूँ। मैं लिखूं क्यों नहीं? अगर उतारना तो, जो नहीं उतारना वो मैं बोल ही नहीं रहा। ठीक। जो जो उतारना है तो वो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये सब लिखना है। पहले वो जो एनसीईआरटी के वो जो था टेक्स्ट, वो जो बताया था वो नोट डाउन करना। उसके बाद फोटोन्स हेडिंग डालनी है, फोटोन्स हेडिंग डाल के ये प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। 5-6 प्रॉपर्टी जितनी भी लिखी है फोटोन्स की, ये लिखनी है। फोटोन्स हमने एनर्जी, क्योंकि अब जो फोटो इलेक्ट्रिक हम पढ़ेंगे ना, उसमें फोटोन्स काम आने वाले हैं। फोटोन्स ही मेटल पे जाएंगे, फोटोन्स मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ये हमें पढ़ना है। तो इसलिए मैंने फोटोन्स आपको समझा दिया कि फोटोन्स क्या होता है। ये लिख लो और हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इस पे क्लास 45 मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है? कोई लिख लिया तूने? विशन जी लिख लिया? साथ साथ लिखते रहा करो यार, समय खराब होता है बेटा। हाँ वही लिख। चलो डालो हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लिख लो। when light of suitable frequency illuminates a metal surface, illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. Electrons are emitted from the metal surface, ठीक है।
दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को ही हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लिखने के बाद इसका एक बेहतरीन सा डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये इस तरीके से हमारे पास दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जरा मुंह से बोल के बता दो क्या है ये। है मुंह से बोल के बताओ क्या है मैं किससे बोल रहा हूँ, मुंह से ही तो बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोड ये। क्या, ऑरेंज इलेक्ट्रोड लिखवा रहा हूँ सब रुक जा। भैया 11.1 बनाना है, है 11.1 बनाना है क्या? 11 क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में दे रखा है 11.1, वो दे बनाना है क्या हमें? नहीं पल्ले पड़ा क्या कह रहे हो। चलो 11.1 किस में, एनसीईआरटी में? वो बनाना है क्या हमें? वो भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, एक ही चीज है, ठीक है। वो थोड़ा सा बहुत अंतर है, बेसिक डायग्राम यही है। देखो अब इसकी लेबलिंग कर लो भाई लोगों, तो मैं बता रहा हूं मैं। ये क्या है, ये कैथोड है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट आपकी एनोड है। एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ते हैं, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ते हैं, मतलब बैटरी के। हो क्या रहा है, एक लाइट, दो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब एक तरीके का, ये मान लो ये मेटल सरफेस है। जैसे ही एक चीज है, ध्यान रखना, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी यहां पर वर्ड यूज हो रहा है। मान लो फ्रीक्वेंसी की कुछ रेंज है, मान लो 0 से 5 हर्ट्ज, 5 से 10 हर्ट्ज। हम कह रहे हैं कि 5 हर्ट्ज एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। तो जो 5 हर्ट्ज से पहले की अगर कोई फ्रीक्वेंसी इस पे पड़ रही है ना, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने वाले, ठीक है। कोई भी मेटल है, हर एक का अपना अपना होगा। हो सकता है उसके 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो इलेक्ट्रॉन्स ना एमिट करे, 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो इलेक्ट्रॉन ना एमिट करे, लेकिन जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज पे आ जाती है ना, तो उस वो फिर आपको इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। एग्जाम्पल, तो ये जो 5 हर्ट्ज होगी ना, इसको हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी कहेंगे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वो लिखेंगे अभी हम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड मतलब होता है बेसिकली चौखट। मान लो कोई भी घर है आपका, घर का जो गेट है वो चौखट है, तो घर के अंदर आने के लिए वो चौखट तो क्लोज करनी पड़ेगी, और वो खोलने के लिए गेट आपको कुछ मिनिमम एक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी होगी जिससे वो गेट खुलेगा, एक तरीके से रफ लैंग्वेज में समझा जाए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जब फोटॉन्स गिरेंगे, तब यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? हम्म। For frequency greater than frequency naught, this is only valid for frequency greater than frequency naught. Frequency naught is threshold frequency, ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर एक वोल और लगा लो माइक्रो एम्पियर करके, तो आपको फोटो करंट देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है। अब मैं जरा ये वर्क फंक्शन और जरा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन निकाल लूं, वो लिख लो, इतना बनाओ। बना लिया। अब इसके नीचे 2-3 वर्ड्स हमको समझने पड़ेंगे। डालो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक मिनट इसमें, ये यहां से दिस की जगह द कर देना। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to escape from the metal surface is called work function of the metal। ये लिखने के बाद, वो डायग्राम बनाने के बाद लिखो नीचे वर्क फंक्शन। भैया ये थ्रेशोल्ड फोर्स नहीं है ये? नहीं, वर्क फंक्शन होता है, वर्क बताता हूँ, थ्रेशोल्ड भी आएगा, सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है खास। देखो वर्क फंक्शन,
ये पेज नंबर बताना कौन सा? पेज नंबर है, कौन सा पेज नंबर है, नीचे लिखा होगा 387 मुन्ना। आर्यन जी, मेरी अभिषेक भैया से बात हुई थी, वो कह रहे थे आप 2.5 महीने पढ़े हो उन लोगों के वहां पर, मतलब पहले 2 महीने पढ़े और तीसरा महीना वो पेंडिंग में रहा है कि हाँ पढ़ना है नहीं पढ़ना, पढ़ना नहीं पढ़ना, तो ऐसा वो कह रहे हैं। केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री चल का। बाकी दुष्यंत से पूछ, 2-4 दिन ही पढ़ाऊंगा मुश्किल से। देखो वो मान के ऐसा बैठे कि अप्रैल से ज्वाइन हुआ है, और वो आए थे बाद में पढ़ाने, केमिस्ट्री वाले। 2-1 दिन मैंने पढ़ा होगा मुश्किल से। इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाइव नोट एंड मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यहाँ पर ये लिखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद ये लिखनी है 1 इलेक्ट्रॉन वाली वोल्ट वाली डेफिनेशन, ये बंद होने वाली है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मार्क कर लो। वर्क फंक्शन के जस्ट बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो गया, ये लिख लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक।